नमस्कार। विचारक का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस के पेपर को देखते हुए हम पीवाईक्यू मतलब पेपर, एक होता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू मतलब कि जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं, अब वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है कि वो कुछ लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं, कुछ लोग उसको जो है एक ईयर वाइज सॉल्व करते हैं, इस तरह बना करके, है ना। लेकिन हम जो इसको प्रयास करेंगे, हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ मतलब आपको भी पता होगा, अगर आप पेपर दे रहे हैं और वैसे भी अगर आप कंपटीशन में आए हैं तो इसका मतलब पेपर पहले से दे करके आए, एग्जाम आप भी दिए होंगे, ट्राई किए होंगे, या इसी में भी कई बार ट्राई किए होंगे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना कि पेपर सॉल्व करना एक अलग चीज़ है। पेपर सॉल्व करना एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जैसे पेपर बनता है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता है कि चलो ठीक है कुछ भी डाल दिया गया हैं कि क्वेश्चन के बाद किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, या किस तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे, या किस तरह से आप ये सब देखते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज़ है, लेकिन पेपर को सॉल्व करना एक अलग चीज़ है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में ये एहसास दिलाता रहूँगा, मतलब ये बताता रहूँगा कि यहाँ पर किस तरह गलतियाँ हो सकती हैं, या मतलब आप किस तरह से गलतियाँ कर सकते हैं। हम इस पर फोकस करेंगे। तो आज हम जो लिए हैं पेपर 2022 का, पेपर कौन सा है? पेपर 2022 का। ठीक है, और ये सीरीज कौन सी है? सीरीज है ए। ठीक है, तो एकदम क्लियर रहिएगा, ऐसा ना हो कभी कभी आपको होता है ना कन्फ्यूजन टाइप हो जाता है कि कौन सा पेपर है या वैसे कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इसका उद्देश्य क्या है। पेपर देखते आप स्ट्रेटजी पकड़ेंगे। आप क्वेश्चन तो पढ़े ही हैं ना, आप इतना किताब पढ़े हैं, आपको क्वेश्चन तो जो मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ मेन चीज़ क्या है? स्ट्रेटजी आप सॉल्व कर सकते हैं। पेपर सॉल्व करने में एक ट्रिक होती है, एक टेक्निक होती है। ऐसे ही नहीं बस गए आराम से, उसके बाद क्वेश्चन देखा, उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दी, पता चला कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से आप जो है 70 80 90 तक पहुँचते पहुँचते लग रहा है कि अब टाइम खत्म हो रहा है ना। तो इस तरह से नहीं होता है। तो कई तरीके भी होते हैं कि पहले आप सरल सरल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आइए मीडियम पे, फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट लेवल पर आइए, 3 चरण में सॉल्व करिए, या कभी कभी कुछ लोग 2 चरण में सॉल्व करने की बात करते हैं ना। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं है, हम आपको स्ट्रेटजी केवल इस तरह का बता रहे हैं कि पेपर किस तरह सेट हुआ है। हम ये नहीं बताने वाले हैं आपको कि आपको कैसे करना है, ये आपको चॉइस करना जब आप खुद टेस्ट देंगे। क्योंकि होता है ना कि पेपर सॉल्व करना एक अपनी टेक्निक होती है। आप ये मेथड देखेंगे कि हाँ ये मेथड कि मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ कि कैसा कैसा, क्या पता आपको 2 क्वेश्चन किस तरह सॉल्व हो रहे हैं, या 3-4 क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सॉल्व दिखेंगे। तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा हाँ ये जो है ये मेथड मेरे लिए काम हो सकता है, या एक काम कर सकता है, और उसको आप अपनाएंगे। अब ये कैसे चेक करेंगे? ये चेक करेंगे आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि हम टेस्ट सीरीज में आप जब टेस्ट देंगे तो आप टेस्ट देने के बाद आप देखेंगे कि हमारे टेस्ट में किस तरह से मैक्सिमम स्कोर आ रहा है, और जहाँ पर आपको लगेगा कि मैक्सिमम स्कोर आ रहा है वहीं पर वही जान लीजिए आपका स्ट्रेटजी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए, है ना। देख लीजिए ये क्वेश्चन, उसके बाद ये पेपर कौन सा है? सामान्य अध्ययन 1। ठीक है, पूर्णांक कितना है? पूर्णांक 200। ठीक है, ये सब एकदम क्लियर ही है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी इनका जो है नोटिफिकेशन, ये तो आपको पता ही होगा कि जो है 150 क्वेश्चन है और 200 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन का वैल्यू निकाल लेंगे वहाँ पर। उसके बाद आपका देखेंगे कि यहाँ पर 1/3 का माइनस मार्किंग भी है। ठीक है ना, 1/3 मतलब कि 1/3, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 नंबर जो है कट जाएंगे। ये सब तो बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा देखेंगे कि टाइम भी मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा ना। पता चला कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है ना। बाकी आपको पता ही 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये देखिए। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में? अच्छा, आपको पहला क्वेश्चन देख के लगेगा कि इसमें कुछ ट्रिक नहीं लग रहा है, या कुछ ट्रिक नहीं समझ में आ रहा। ये बताता रहा हूँ ना, पूरा पेपर है ये। पेपर मतलब वो कमीशन कहाँ पर खेलता है, किस लेवल पे जाकर खेलता है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। कभी कभी शुरू वाला क्वेश्चन दे देगा एकदम नॉर्मल सा, कभी कभी बीच शुरू वाला एकदम डिफिकल्ट दे देगा, कभी कभी दे देगा एकदम फैक्चुअल शुरुआत से, मतलब
डराते रहते हैं ना। तो सेट बाय सेट आपको कौन सा सेट अब आपकी किस्मत में है, कौन सा सेट आपको मिला है, तो इस पर निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको ये सीधे सीधे लगेगा कि इसमें तो मतलब पूरा एकदम गया मुँह, अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हुई तो ये क्वेश्चन मुश्किल है। इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है। अब जिसको नहीं पता है वो कुछ भी कर डाले इसमें, है ना। जिसको नहीं पता भाई, बारहवां देखिए क्या लिखा है, 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। यहाँ पर आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ लोग तुक्का जब लगाएंगे कहाँ पहुँच जाएंगे, द्वितीय शिलालेख में, कि ये यूनिक लग रहा है, चलो इस पर मार देते हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा, वो तुक्का मारेंगे तो उनको लगेगा कि ये द्वितीय शिलालेख हो सकता है, मतलब तुक्का अगर लगाएंगे भी तो, क्योंकि 12वां, 11वां, 13वां, या मतलब 11वां, 12वां, 13वां सब एक तरह से है, तो आप इसमें डाउट में पड़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, 12वां शिलालेख, ये सही है। ठीक है, अब बताता हूँ तुक्का जब मारेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आपको लगेगा द्वितीय शिलालेख जो है ये यूनिक और दिया भी है। देखो पहला अगर आप देखें, दूसरे के बाद जब जैसे आप बी पर पहुँचेंगे तो आपको लगेगा ये मार देते हैं, है ना। और रखेंगे भी तब भी यूनिक लगेगा, आप मार देंगे, है ना। या कुछ लोग ऐसा सेंस लगाएंगे चलो 11वां, 12वां, 13वां, तो फिर तीनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसा थोड़ा पता है कि आपको जो है 12वां मार देंगे किसी भी तरह से। ठीक है, तो इस थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही होता है, मतलब कि जब पेपर आप देंगे ना ऐसे ही उल्टा पल्टा दिमाग में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है ये देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। अब 1975 में अगर आपको नहीं पता था आप कैसे मारेंगे, सोच देखिए, फैक्ट सीधी सीधी बात है। ये तो छोड़ दीजिए, और नहीं तो अब रिस्क ले रहे हैं तो सोचिए किस लॉजिक से रिस्क लेंगे। अब जैसे कतरनिया घाट इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, कतरनिया घाट। लेकिन अब आपको ये बात कैसे पता कि 1975 में ही स्थापित, अगर आप पढ़े हैं तभी मारेंगे भाई, फैक्ट है बहुत। अब कहेंगे नहीं किशनपुर, रायपुर, चंबल, कुछ भी मार देंगे, तो फिर तो बात अलग है ना कि कुछ भी मार देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, कतरनिया घाट। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए, एक्सेंचर देखिएगा, एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, सर्वाधिक। अब से यूपीएससी का अगर होता तो लोग थोड़ा सा इसमें लगता है सर्वाधिक लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इससे कुछ खेलेंगे, है ना, ऐसे दिमाग में आता है। या अब देखिए टीसीएस, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर हैं। अब कुछ लोग देखिए जनरल अगर सोचेंगे, मतलब कि नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है तो ठीक है भाई, जो तो पढ़ें तो कोई बात ही नहीं, फिर तो उनके लिए तो आंसर मिल ही गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर आप मतलब गेस करेंगे, थोड़ा सा भी गेस करने का प्रयास करेंगे, तो अब इसमें गेस भी क्या करेंगे, 1, 2 दोनों, इस तरह से रहेगा ना, गेस करेंगे। लेकिन ऐसे चीज़ों में कुछ लोग ऐसा तुक्का मारेंगे चलो दोनों सही है। अगर ऐसा उनके दिमाग में मतलब रैंडम, इसमें बिना किसी लॉजिक का, ऐसा नहीं इसमें कुछ लॉजिक लग जाएगा, पढ़े हैं तभी होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, और लॉजिक बस एक ही है कि जनरल स्टेटमेंट कहते हैं, जनरल जब चीज़ कोई लगे तो उस पर सब सही मान लो। ऐसा मतलब माना जाता है कि जब आपको कोई चीज़ सामान बहुत कुछ घुमाया फिराना लगे तो आप सही मान लो, तो फिर आप सही तक पहुंच सकते हैं ना, तो कोई रास्ता नहीं पहुंचने का, छोड़ना ही बेहतर है, या तो आप पढ़ें तभी करिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तीसरे का आंसर है ए। ठीक है, तीसरे का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, इसमें क्या है, हमारे उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता। अब मतलब कि सूर्य की ऊर्जा से कौन नहीं बनता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आपको हो जाएगा, लॉजिक से हो जाएगा। कैसे, बायोमास सूर्य पर निर्भर करता है, पता ही आपको। भूतापी ऊर्जा सूर्य पर निर्भर करता है। पवन ऊर्जा सीधी सी बात है, सूर्य अगर न रहे तो पवन इधर कुछ हो ही ना, सिंपल सी बात है। तो बचता कौन सा एक आपका, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन था, है ना, ये तो हर कोई कर देगा, है ना। आ जाइए इसमें, अब ये देखिए,
ये क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण या परिरक्षण अधिनियम कब पारित की। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने भी थोड़ा सा एनवायरमेंट पढ़ा होगा वो सीधे सीधे पहुंच जाएगा। सीधे से कहाँ आंसर पहुंच जाएगा, 1986। अब जिसने नहीं, क्योंकि 71, 74 ये सब चर्चा में नहीं होता जल्दी। 81 थोड़ा सा लगता है लोगों को, लेकिन ये है नहीं, है ना। एक होता है 72 और एक होता है 1972, एक होता है 86, मतलब दोनों कन्फ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन अब ये सब तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बस थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा था तुरंत आंसर तो पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, ये तो करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, अब ये थोड़े रट कर चले जाएंगे, नहीं, आप बस देख लीजिए। इसे कहने का मतलब क्या है कि अप्रैल 2000 में कोपेनहेगन में पुरुषों के मीटर इतना तैराकी, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को जो है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसको रटना नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर जानना भी कोई मतलब का नहीं है ना। तो इसको छोड़ देते हैं। जो करंट अफेयर्स रहेंगे जो मतलब ऐसे, लेकिन अगर आपको जानना ही है आंसर, तो मेरे पास तो आंसर है ही ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ठीक है ना, आंसर है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, ये किस संबंधित है, ये है आपका बजट से संबंधित। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष, अब ये सब बजट थोड़ा ध्यान रखिए, जब बजट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बजट आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, कथन 1, बजट का आकार दिया हुआ है। उसके बाद इस बजट में रुपए इतने करोड़ का कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या मारेंगे, फैक्ट है दोनों, नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, दो ही रास्ता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई, एक आदमी थोड़े पेपर दे रहा है, 10 आदमी थोड़े पेपर दे रहे हैं कम से कम 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे लोग दे रहे हैं। तो वहाँ पर एक कुछ लोग होते हैं ना कि अपना दिमाग लगाते हैं, भाई रिस्क लेना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। तो वो क्या कहाँ कैसे करेंगे, वो जाएंगे जनरलिस्ट। चलो ठीक है, दो जनरल लग रहा है, मतलब बहुत बड़ी चीज़, इसमें कुछ तोड़ मरोड़ नहीं है। जब तोड़ मरोड़ कुछ नहीं लग रहा तो सीधे मार लेते हैं कि चलो दोनों सही है। जो इस लॉजिक से गया उसने तो ए मारा, उसका आंसर निकल गया। जो नहीं गया या तो छोड़ देगा या तो फिर उल्टा पलटा करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब ये तो सिंपल सी बात है, जिसने भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ा होगा, मतलब इजी क्वेश्चन, कहने मतलब ये है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश जूट कोई संबंधी नहीं है ना, असम गेहूं कोई संबंधी नहीं है, गुजरात चाय कोई संबंधी नहीं, सब उल्टा पल्टा दिया हुआ है। बस एक आपको सही मिल रहा, केरल, ये कक्षा 6-7 में भी मिल जाएगा, केरल रबड़, मतलब ये चीज़ ऐसा नहीं कोई, मतलब इसका आंसर क्या है, डी है। तो मतलब ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है, क्या है DDT, चर्चा में क्यों आएगा, सोचिए पहले। देखिए अब वही चीज़, नहीं पता नहीं मारेंगे, जो जिनको नहीं पता है वो नहीं मारेंगे भाई, छोड़ चले आएंगे, या तो छोड़ देंगे या तो कहीं उल्टा पल्टा कर देंगे। लेकिन जिन्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाया, DDT चर्चा में क्यों है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई केमिकल लग रहा है ना। अब जब केमिकल लग रहा है तो लॉजिकल जाइए, थोड़ा सा लॉजिकल कैसे जाएंगे, जैव रासायनिक कोई मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए, जैव की बात हो रही है ना, या मतलब जैव अपघटनीय, ऐसा कुछ होता तो मतलब। और एक चीज़ और देखिए कि होता क्या ना कि सबसे एक यूनिक इसमें दिख रहा है क्या, जैव अपघटन, मतलब जिसका अपघटन नहीं हो रहा है ऐसा प्रदूषक है। बाकी जैव रासायनिक या मतलब कि गैर प्रदूषणकारी, ये गैर प्रदूषक, ऐसा कैसे होगा, गैर प्रदूषणकारी गैर प्रदूषक, या जैव अपघटनीय प्रदूषक, या मतलब जैव, मतलब लग नहीं रहा है आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, पता है तभी मारेंगे, नहीं पता तो नहीं मारेंगे, लेकिन आप एक लॉजिकल तो जाएंगे ना। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए जो है टफ बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर जिसने भी दिमाग लगाया होगा तो उसके लिए आसान भी हो जाएगा। क्या कह रहा, मैचिंग करने के लिए इसका आंसर क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का है क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, अब ए कैसे पता चला आपको, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना आपके पास ऑप्शन, ये कहते हैं कि हिंट है। हिंट क्या है, सी। जिसने ईश्वर चंद्र विद्यासागर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो तो पहुँच जाएगा आंसर पे, कि मतलब एक कहते हैं ना सोचना भी, मतलब आप सोच सकते हैं, चलो ठीक है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में जो है संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, अगर उनके बारे में आपको पता है
फंस सकते हैं कब? अगर आपको डी के कार्वे या बेथुन में से किसी को नहीं पता है ना। अगर आपको यहाँ पर नहीं पता था तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं पता है फिर समस्या हो जाएगा कि जो है ये डी के कार्वे जो है सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। अगर आपको ये बात पता है तो फिर काम तो बन जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब ऐसे होता है कि आपको 2-4 पॉइंट क्लू होना चाहिए। अब उसमें भी क्लू नहीं भी है तब भी आपको कुछ दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, या तो आप छोड़ दीजिए, फिर कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं फिर तो कोई समस्या ही नहीं है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है फिर तो कोई बात नहीं, डेट अगर कहीं पर मिल गया है, पढ़ नहीं रट लिया आपने, ठीक है। अब नहीं रटा तो आपको लॉजिक जाना पड़ेगा, लॉजिकल अगर आप करना चाहते हैं। जैसे भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? सर्वाधिक, अब जैसे नगरी मतलब क्या है? जहाँ पर मतलब कि विकास अच्छा हुआ हो, ऐसे लॉजिक जाइए। और जब ऐसे लॉजिक जाएंगे तो हिंदू हटा सकते हैं आप, बौद्ध हटा सकते हैं आप। समस्या फंस जाएगी जैन और ईसाई में, ये समस्या फंस सकती है कि जैन और ईसाई में। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ईसाई को मतलब हटाने का प्रयास करेंगे, जैसे या क्यों हटाएंगे, सवाल ये है। जैन का है ना, जैन और ईसाई में अब न्यूज़पेपर यहाँ पर काम आता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चर्चा में कौन रहता थोड़ा मोड़ा। ये जैन कभी आप चर्चा सुने हैं मतलब गरीब हैं या ऐसा है वैसा, कभी नहीं सुने होंगे। जब आप ये नहीं सुनेंगे ना तो आप तुरंत पहुँच जाएंगे, चलो ठीक है 11 का बी। और जो देखो वही चीज़ है ना, मतलब आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो पीसीएस पेपर भाई ऐसे थोड़ा कि मतलब कि नॉर्मल वैसे बना दिया गया है, तो इतना सोचना पड़ेगा ना इधर उधर करके। उसके बाद क्या? उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, इसको कैसे करेंगे? जिनको ये बात पता होगा कि बटेसर, ये जो बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, अगर आपने ये मतलब दिमाग लगाया थोड़ा सा कि मतलब कि लगा कहीं से भी आपको लगा, क्योंकि बिलारी, चिन, धोसी ये थोड़ा टफ लग रहा है ना कि मतलब कैसा नाम ही नहीं सुन रहे, पता चला। हाँ शब्दों से जाए बात अलग है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा बटेश्वर के बारे में समझ में आया आपको कि ये बिहार में है, तो फिर आप जो है थोड़ा सा आंसर पहुँचेंगे कि मतलब A3 कोई है, हाँ एक और डी में कोई होगा। अब ए और डी में कोई होगा तो 12 का आंसर क्या है? 12 का आंसर है डी। अब ये बात तो मैं आंसर दे बता रहा हूँ ना, मेरे पास तो आंसर है ऑफिशियल, लेकिन अब आप यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो आप 2 ही में से तो मारेंगे ना। अब उसका तो बचता है कि आपके पास बी का 4 है ना, बिलारी। अब बिलारी कर्नाटक, देखिए शब्द नहीं मिल पाएंगे ना, बिलारी कर्नाटक पता नहीं है कि नहीं, या सी का 2। अब चिन है, चिन मणिपुर, ये भी समस्या है कि चिन मणिपुर कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। हाँ पढ़े हैं तो बात अलग है, पढ़े तो कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं फिर, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे आपको खोजना पड़ेगा, शब्दों से जाइए थोड़ा सा। ये धोसी आपको लग सकता है हरियाणा, थोड़ा सा मतलब कि हाँ तब काम बन सकता है कि धोसी जो है हरियाणा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक है ये, क्या क्वेश्चन है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। निर्धनता की किसने? यूएनडीपी ने, ठीक है। कौन सा एक सही है? अब इसमें से ये बताना आपको कि सही कौन सा है ना। क्या क्या है कि आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए तथा बी, ऊपर तुम से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक होता आयु, अब यहाँ पर पता है, फिर मैंने कहा जनरल स्टेटमेंट जो जाएगा उसको फ़ायदा मिल जाएगा कि चलो यार इसमें कुछ लग नहीं रहा, टेढ़ा मेढ़ा दोनों मार देते हैं कि मतलब जो है आंसर सी, जिसने थोड़ा सा आया कि आंसर सी मार देते हैं, 13 का सी, उसको सही हो जाएगा कि जो है ए और बी दोनों सही हैं। और जो थोड़ा सा भी लॉजिक इधर उधर उल्टा सोचना शुरू किया, देखा था ना, जहाँ पर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए ना वहाँ जनरल पे जाइए, मतलब एकदम सामान्य बात, मतलब उसमें ज़्यादा खिचड़ी मत पकाइए। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है या तो छोड़ दीजिए, या तो जाइए एकदम सामान्य जाइए। हाँ अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है मारो, दोनों मार दो, तो मत मारो ही मत भाई, है ना। तो आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों है इसमें, ठीक है। तो इतना आपको जो है थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आसान रहेगा, बस ये लॉजिकल है और कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सोचेंगे। अब या तो सब छोड़ के चले ही आओ भाई ना, तो सब लगेगा तेरे तो हो ही नहीं पाएगा, पता चला 50-60 को 70 क्वेश्चन गए तो आप समझ नहीं आ रहा करे क्या। तो ऐसे लॉजिकल फिर जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं होता। और इसमें क्या करना, निम्नलिखित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है।
अब इसमें देखिए ये तो आसान है, अगर आपने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा होगा तो ये तो आसान है कि बस सही कौन सा नहीं है ना। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, 14 का सी, ये आंसर ये सही नहीं है। बाकी जो है बाल को इंडाल और जो है हिंडाल को, ये सब तो पता ही है आपको ना। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर ये 15, ये कौन सा है भाई, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल। तो नाम ही, जो लोग न्यूज नहीं पेपर नहीं पढ़े होंगे या मतलब थोड़ा सा भी मतलब, क्योंकि नया लग रहा है ना, कोविड-19 टाइम का देखें, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। तो यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल ये क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें इसका जो आंसर है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन संबंध, चलो ठीक है ये बात आप आंसर देख लिए तो आपने चलो मार दिया, लगा दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब आप पढ़ेंगे पेपर ना तो आप इसको हैंडल कैसे करेंगे। जैसे देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित। अब देखिए क्या कह रहा है, यूनाइटेड पार्टी गेट स्कैंडल, एक यहाँ से ये शब्द मिल रहा है ना कि कंजर्वेटिव पार्टी तथा लोकतांत्रिक व्यवहार, मतलब इससे कुछ लग रहा है चलो ठीक पार्टी की बात हो, लोकतांत्रिक बात हो, ऐसे कुछ कर लेंगे है ना। जो इस तरह सोचा वो तो जाएगा पक्का बी पे, जो तुरंत इस तरह सोचा वो तो जाएगा पक्का बी पे। और उसका जिसने इस दिमाग लगाया कि अमेरिका से इंग्लैंड में राजनीतिक दलों की गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित है, गैर कानूनी फंडिंग अब से अमेरिका से इंग्लैंड में, ये चीज़ देखिए कि राजनीतिक दलों के गैर कानूनी फंडिंग है ना। इससे आपको लगेगा कि यार अमेरिका हो सकता है जो है अमेरिका भी इसमें शामिल हो, जबकि बात क्या कर रहा है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल, अमेरिका कोई चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग लगाएगा आदमी उल्टा पलटा कि अरे यार ऐसा वैसा इस तरह उस तरह, मतलब इस तरह सोचता है। और उसके बाद क्या है कि लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान सुनिए कि एक कंजर्वेटिव पार्टी की चर्चा हुई है, एक लेबर पार्टी की भी चर्चा हुई है ना। तो जिसने भी लेबर कहीं पढ़ा होगा, लेबर पार्टी आपने सुना होगा, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें लेबर पार्टी थी है ना इंग्लैंड में। तो ये थोड़ा सा लगेगा यार लेबर कहीं ये तो नहीं हो सकता, ये सही हो सकता है, ऐसा सोचेंगे आप। तो लेकिन क्या है इसमें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन संबंधित है ना। किससे संबंधित है, कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन संबंधित है। अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि 15 क्वेश्चन हमने कराया, ठीक है 15 क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ, टाइम भी काफ़ी हो गया है ना, आधा घंटा लगभग होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये तो चलो ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आप जो है पेपर में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको आ रहा नहीं आ रहा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसको थोड़ा सा देखिएगा। ये पेपर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे अब देखिए इसमें क्या है कि जो मैंने आपको दिखाया कि पहले क्वेश्चन का आंसर ए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए, चौथे क्वेश्चन का आंसर ए। क्या दिख रहा है आपको, मतलब 4 क्वेश्चन लगातार आंसर ए सही हो रहा है। अब आपके दिमाग में डाउट आने लगेगा, जहाँ 2 क्वेश्चन आपने किया फिर उसको आपको डाउट आने लगेगा यार कहीं ऐसा मैं गलत कर रहा हूँ है ना। फिर आप सच बताऊँ आपको, जितने लोग अगर थोड़ा सा भी डाउट में रहेंगे ना, अब जैसे मैं बता दूँ कि ये वाला आप देखिए, जैसे चलो पहला मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप जिसको पहला ए मार दिया, चलो तुक्का ही मार दिया पहला ए, अब दूसरा भी मान लो तुक्का मार दिया, नहीं आ रहा, दोनों तुक्का मार दिया। अब जब वो तीसरा मारेगा ना तो तीसरा वो कभी ये नहीं मारेगा, तीसरा जो है ये वाला जो आंसर सही था, ये आंसर है, ये तीसरा वो सही नहीं मारेगा, क्योंकि ऊपर दोनों के डर से, भले ही उसको सोच भी रहा है चलो जनरल स्टेटमेंट है मार देते हैं या मतलब ऐसा कुछ, लेकिन वो मारेगा नहीं, डरेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2 ए मार चुका है और तुक्का भी लगा रहा है, इस तीसरे पता चला कि इस टाइम तुक्का लगा रहा है, सही नहीं समझ में आ रहा उसको, तो वो नहीं मारेगा है ना। कभी कभी होता क्या ना, हम पीछे की गलतियाँ मतलब पीछे के रिकॉर्ड से ना अपना जो सोचने का नज़रिया है बदल देते हैं ऑटोमेटिक, ऐसा होता है। तो आप भी अब ये तो मान लो, तो तीसरा भी मान लो, तीनों उसने किसी ने ए मार दिया, तीनों पता है आपको, तो वो चौथे पर डाउट आ जाए, लेकिन चौथा डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चौथा आपको आना ही चाहिए, चौथा और पांचवा,
4 तक, उसके बाद बी आने लगेगा ऑप्शन। जहाँ आपको बी आएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ अब थोड़ा ब्रेक हो रहा है। क्योंकि होता है ना, जब एक ही चीज़ चलने लगती है तो आदमी संदेह में पड़ जाता है, यार ये तो जो है कहीं हम गलत नहीं एकदम कर रहे हैं, उल्टा पलटा मारे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, हमको केवल आसान लग रहा है। तो कहने मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा आपको पैटर्न समझना है ना। पेपर में क्या है कि आपको ऐसे सिचुएशन आएंगे, 150 क्वेश्चन करने हैं और 150 क्वेश्चन 2 घंटे में। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए जो है टाइम लग रहा है, और मुझे तो भाई अगर इस तरह नहीं कराऊंगा, इस तरह नहीं समझाऊंगा तो क्या मतलब रह गया फिर तो वैसे जाके पढ़ लीजिए आराम से किताब पेपर उठा के चालू कर लीजिए, दिक्कत किस बात की है ना। तो 15 क्वेश्चन में हम रोकते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ये श्रृंखला देखेंगे। अब इसके बाद जब शुरू करेंगे ना थोड़ा सा लंबा वीडियो बना देंगे, है ना, कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको एक पैटर्न, एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हाँ एक कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। ऐसे नहीं हवाबाजी में करते जा रहे हैं, नहीं आ रहा तो ठीक है यस या नो, हम तो डीएम बन चुके हैं, मार एकदम भना बन कर रहे हैं, गलत सही मार एकदम ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक थोड़ा सा जो है लॉजिकल बन रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।